नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रस्तावना टॉपिक को कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूँ कि प्रस्तावना से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपने सॉल्व किया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग नंबर 1, जो किससे संबंधित है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलो देखो भाग नंबर 1, भाग 1 जो किससे संबंधित है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। देखो शुरुआत करते हैं। यदि हम भाग नंबर 1 की बात करें तो भाग 1 में चैप्टर नहीं है, अध्याय नहीं है, बल्कि कुल 4 आर्टिकल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। शुरुआत करें हम आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत। क्या लिखा हुआ है? इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आप सभी को ये पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ये मांग उठी थी कि जो इंडिया शब्द है उसको हटा दिया जाए। आर्टिकल 1 में जो इंडिया शब्द दिया गया है उसको हटा दिया जाए। तो करंट में जितने भी मुद्दे उठते हैं, जितनी भी घटनाएं घटित होती है करंट में, उन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, उनको देखना है कि किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। ठीक है, तो करंट का मुद्दा है कि इंडिया शब्द को हटाने की मांग उठी थी, लेकिन अभी तक यथावत है। तो चलो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब इससे दो बातें निकल कर आती है। कौन कौन सी? देखो, फर्स्ट है भारत का संघ, भारत का संघ, भारत का संघ, और एक है भारत का राज्य क्षेत्र। उसको अभी अभी हम देखेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भारत का संघ का मतलब क्या है, भारत के संघ से क्या मतलब है। तो यदि हम भारत के संघ की बात करें तो भारत के संघ में राज्य शामिल है। कौन शामिल है? राज्य शामिल है। भारत में जो राज्य हैं वो किस में शामिल है? भारत के संघ में शामिल है। और संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार क्या करती है? राज्यों के साथ शक्तियों का बंटवारा करती है। आप सभी को यह पता होगा कि जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं जो अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और 7वीं जो अनुसूची है उसमें कुल कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को अर्थात संसद को है। और यदि हम राज्य सूची के विषयों की बात करें तो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून कौन बनाती है? उन पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन यदि हम बात करें कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद ने भी कानून बना दिया और राज्य विधानमंडल ने भी कानून बना दिया, तो किस कानून को प्राथमिकता दी जाएगी? तो संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, तो भारत के संघ का मतलब है कि भारत के संघ में राज्य शामिल है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और राज्य जो है वो संघ का अभिन्न अंग है। राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकते।
राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब कि भारत जो है एक संघ है और राज्य उसकी क्या है, इकाइयाँ है। इसीलिए भारत के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब यहाँ पर विनाशी राज्यों का मतलब क्या है? यहाँ पर विनाशी राज्यों का मतलब है कि राज्य की सीमाओं में, राज्य के क्षेत्रफल में, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया गया और उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल को किसी समीपी राज्य से मिला दिया गया, तो अब उस राज्य का अस्तित्व नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और अविनाशी संघ का मतलब है कि कभी भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। ठीक है। लेकिन यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है? अमेरिका जो है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी वहां पर जो राज्य हैं उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी राज्य का अस्तित्व जरूरी है। तो वहां पर संघ और राज्य जो है उनको, उनके बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो इक्वल किया गया है। और राज्य जो है, राज्यों का कभी भी एक तरीके से राज्य की सीमाओं में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आता है। तो भारत का जो संघ है उसका मतलब क्या है कि भारत के संघ में राज्य शामिल है और राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकते और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, चलो। और दूसरी बात क्या निकल कर आती है? दूसरी बात निकल कर आती है कि भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इससे दो बातें निकल कर आई, भारत का संघ और दूसरी भारत का राज्य क्षेत्र। अब भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल है। अब राज्य यहां पर भी शामिल थे तो यहां पर भी शामिल है, लेकिन राज्य के अतिरिक्त भारत के राज्य क्षेत्र में और कौन शामिल है? तो संघ शासित जो क्षेत्र है वो शामिल है, संघ शासित प्रदेश शामिल है। संघ शासित प्रदेश, साथ ही साथ जो अर्जित क्षेत्र है, अर्जित क्षेत्र वो भी शामिल है। अब यहां पर अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? अर्जित क्षेत्र का मतलब है कि यदि हमने किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, भारत के अधीन कर लिया, अब वहां पर किसका रूल होगा? वहां पर भारत सरकार का रूल होगा, तो उसी को कहते हैं अर्जित क्षेत्र। ठीक है, तो भारत के संघ में सिर्फ राज्य शामिल थे और भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें राज्य शामिल है, संघ शासित प्रदेश शामिल है और अर्जित क्षेत्र शामिल है। इसका मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो एक व्यापक अवधारणा है। क्या है? व्यापक अवधारणा है, एक व्यापक अभिव्यक्ति है। किसकी तुलना में? भारत के संघ की तुलना में। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आता है। ठीक है, अब आर्टिकल 1 सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 2 पर। चलो, देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 संसद जो है, भारत की जो संसद है उसको ये पावर देता है, ये अधिकार देता है कि संसद किसी विदेशी क्षेत्र को, क्या, किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में क्या कर सकती है? विलय कर सकती है। किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में क्या कर सकती है? विलय, भारत में मिला सकती है किसी विदेशी क्षेत्र को। चलो, अब हम एग्जाम्पल से बात करेंगे। देखो, यदि हम 35वें संविधान संशोधन की बात करें, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974, इस 35वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि जो सिक्किम था, सिक्किम का भारत में विलय किया गया, सिक्किम को भारत में मिलाया गया। सिक्किम भारत का अंग नहीं था, सिक्किम जो था वो एक स्वतंत्र देश हुआ करता था।
क्या था, एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, जहां पर चोग्याल वंश का शासन था। किसका शासन था? चोग्याल का। जहां पर चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश का शासन था। और चोग्याल वंश के अंतर्गत क्या किया जाता था? निरंकुश शासन किया जाता था। क्या किया जाता था? निरंकुश शासन किया जाता था। इसी वजह से सिक्किम की जो जनता थी वो इस चोग्याल वंश के शासन से क्या थी? परेशान थी, और वो ये चाहती थी कि सिक्किम का भारत में विलय किया जाए। सिक्किम की जनता सिक्किम का भारत में विलय करवाना चाहती थी, और इसी के तहत क्या किया गया? 35वां संविधान संशोधन किया गया, और 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को क्या किया गया? सिक्किम का भारत में विलय किया गया। फिर 35वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ। 36वां संशोधन कब हुआ? 1975 में। और इसके तहत क्या किया गया कि जो सिक्किम था उसको भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। भारत का एक पूर्ण राज्य होगा। कौन? सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य होगा। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी विदेशी क्षेत्र को क्या कर सकती है? भारत में उसका विलय कर सकती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सिक्किम का भारत में विलय किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आर्टिकल 2 ये कहता है कि संसद जो है वो किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, उसका विलय कर सकती है। लेकिन क्या संसद को यह अधिकार है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को दे दे? क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को दे दे? विदेशी राज्य को दे दे, क्या यह संसद को अधिकार है? तो यह मामला आया कब? बेरूबारी केस में। बेरूबारी जो वाद था उसमें यह मामला उठा। कब? 1960 में। यह मामला क्यों उठा? यह मामला इसलिए उठा क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा संबंधी समस्याएं थी। बांग्लादेश के बीच क्या थी? सीमा संबंधी समस्याएं थी। उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया और कुछ कदम उठाए गए, लेकिन हुआ ये कि जो प्रयास किया गया उसको न्यायालय में चुनौती दे दी। और किस केस में? बेरूबारी केस में। बेरूबारी केस में चुनौती दी गई, और जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा कि संसद जो है वो भारत के यदि किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को देती है तो संविधान संशोधन करके ही वो ऐसा कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन करके, क्या करके? संविधान में संशोधन करके ही भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को दे सकती है, अन्यथा नहीं। बिना संविधान संशोधन के भारत की जो संसद है वो भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं दे सकती। ऐसा कब कहा गया? ऐसा बेरूबारी केस में कहा गया। ठीक है, तो फिर समाधान नहीं हो सका, सीमा संबंधी समस्याओं का जो समाधान था वो नहीं हो सका। ठीक है, तो अब हम बात करें आगे, तो फिर ये समाधान कब हुआ? तो ये समाधान हुआ 100वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2015 में। और इसके साथ क्या हुआ कि भारत बांग्लादेश के बीच एक सीमा संबंधी समझौता हुआ। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता लागू हुआ। सीमा समझौता लागू हुआ। किसके तहत? जो 100वां संविधान संशोधन किया गया उसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भारत बांग्लादेश सीमा समझौता लागू हुआ। और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत ये किया गया कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं थी वो एक दूसरे में घुसी हुई थी, एक दूसरे में मिली हुई थी, उनको सुलझाने का प्रयास किया गया।
तो हुआ ये कि भारत ने क्या किया कि 111 यानी 111 जो कॉरिडोर थे, कॉरिडोर का मतलब जो भारत के क्षेत्र थे, उनको क्या किया गया, बांग्लादेश को दिया गया। किसको दिया गया? बांग्लादेश को दिया गया। और बांग्लादेश के द्वारा क्या किया गया, 51 जो कॉरिडोर थे, जो जो क्षेत्र थे, जो बांग्लादेश की सीमा में एक तरीके से सीमा में लगे हुए थे, उनको क्या किया गया, उनको भारत को दिया गया। इसके तहत, इस सीमा संबंधी जो समझौता था उसके तहत। तो भारत ने क्या किया, 111 कॉरिडोर जो थे वो बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश ने 51 जो कॉरिडोर थे वो भारत को दिए। इस प्रकार से सीमा संबंधी जो समस्या थी उसका समाधान करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल जो 2 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो संसद है वो किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय कर सकती है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बात छिपी हुई है कि क्या संसद को ये अधिकार है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को दे सकती है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तय करते हुए कहा, किस केस में, बेरूबाड़ी केस में, कि संविधान संशोधन के माध्यम से ही संसद क्या कर सकती है, भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को दे सकती है। तो आर्टिकल 2 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 जो किससे संबंधित है। देखो आर्टिकल जो 3 है उसमें लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वो भारत के किसी राज्य के नाम में, राज्य का नाम, सीमा, राज्य की सीमा या क्षेत्रफल इनमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या उसके क्षेत्रफल को कम करके किसी अन्य राज्य में मिला सकती है। ये किसको अधिकार है, भारत के संसद को अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इसके नाम को परिवर्तित किया जाए तो ये कौन करेगी, ये भारत की संसद करेगी। आप सभी को पता है कि ये मांग भी उठती रहती है कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से पश्चिम जो शब्द है उसको हटाकर सिर्फ बंगाल रहने दिया जाए। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल जो था वो एक समृद्ध प्रांत हुआ करता था। तो बंगाल का क्या था, विभाजन हुआ कब, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अब पूर्वी बंगाल की बात करें तो पूर्वी बंगाल कौन है वर्तमान समय में, पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जो है वो यदि हम वर्तमान समय में बात करें तो बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश। और ये जो पश्चिम बंगाल है, जो 2 भाग किए गए थे बंगाल के, एक पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल भारत का है। और पूर्वी बंगाल की बात करें तो वर्तमान समय में बांग्लादेश। तो अब पूर्वी बंगाल ना रहकर क्या रह गया, बांग्लादेश रह गया, एक नया देश बन गया। तो अब जो पश्चिम शब्द है उसको हटा दिया जाए और सिर्फ क्या रहने दिया जाए, बंगाल। तो ये मांग उठती रहती है। तो यदि इस पश्चिम शब्द को हटाना है तो कौन हटाएगी, भारत की संसद हटाएगी। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद क्या कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई राज्य है, आप सभी को पता है कि जैसे आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश में से कुछ भाग को हटाकर, कुछ भाग को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो इसीलिए कि सीमा या क्षेत्रफल को कम करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो यह अधिकार किसको है, यह अधिकार संसद को है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि यदि नया राज्य बनाया जाए, जैसे किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करके
नया राज्य बनाया जाए तो उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे आंध्र प्रदेश में से कुछ क्षेत्र को काटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसको समझते हैं। नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया देखो, जैसे कोई नया राज्य बनाना है तो नया राज्य बनाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा। कहां पर? संसद में। और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्रस्ताव कहाँ लाया गया? लोकसभा में लाया गया, और लोकसभा जो अध्यक्ष है वो उस प्रस्ताव को किसकी सिफारिश के लिए भेजेंगे? राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजेंगे। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जो प्रस्ताव है उसको भेजेंगे कि नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो किससे पूछेंगे? राष्ट्रपति से पूछेंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो संबंधित जो विधेयक है, संबंधित जो प्रस्ताव है, उसको क्या करेंगे? संबंधित राज्य के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? संबंधित राज्य के पास भेजेंगे। यानी जिस राज्य के क्षेत्रफल को काटकर एक नया राज्य बनाया जा रहा है, उस राज्य के पास जो प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, जो प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस विधेयक को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए, उसका विचार जानने के लिए भेजेंगे। संबंधित राज्य का विचार जानने के लिए। अब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि संबंधित राज्य के विचार के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं। समय सीमा कि आपको 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में क्या करना है? अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि राज्य का, एक तरीके से राज्य के क्षेत्रफल को काटकर नया राज्य बनाया जाए या ना बनाया जाए। इस प्रकार से पूछा जाएगा संबंधित राज्य से। संबंधित राज्य का विचार जाना जाएगा। विचार जानने के लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति संबंधित विधेयक को, जो विधेयक है उसको संबंधित राज्य के पास भेजेंगे, और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? समय सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं। इतना हमको समझ में आता है। अब राज्य जो विचार देगा, जो राय देगा, ये जरूरी नहीं कि जो विचार है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो। जो विचार है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी राष्ट्रपति उस विचार को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। हो सकता है मान ले, हो सकता है नहीं माने। ठीक है, तो इस प्रकार से तो लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति प्रस्ताव या विधेयक को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए भेजेंगे, उसका विचार जानने के लिए भेजेंगे, और राष्ट्रपति उस विचार के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं, और राष्ट्रपति राज्य का जो विचार है उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब राष्ट्रपति ने इतना काम कर लिया, अब राष्ट्रपति क्या कहेंगे? लोकसभा अध्यक्ष से कहेंगे कि जो प्रस्ताव है, जो विधेयक है, उस पर वोटिंग करवाइए। तो वोटिंग किस प्रक्रिया के तहत? साधारण विधेयक की प्रक्रिया के तहत। किसके तहत? साधारण विधेयक की प्रक्रिया के तहत। साधारण विधेयक के तहत, साधारण विधेयक की जो प्रक्रिया है, विधेयक की प्रक्रिया के तहत जो नॉर्मल जो बिल होता है उस पर जो वोटिंग होती है, उसके तहत क्या किया जाएगा? बिल पर जो विधेयक है उस पर वोटिंग की जाएगी। साधारण विधेयक की प्रक्रिया के तहत वोटिंग की जाएगी, और बिल पास हो गया तो फिर क्या होगा कि जो राज्य था उसके क्षेत्रफल को काटकर एक नया राज्य बनाया जाएगा। तो आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है, और ये इस प्रकार की शब्दावली वहां पर लिखी हुई है। तो आपको समझ में आया? चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4। अब देखो, लोकसभा में साधारण विधेयक की प्रक्रिया के तहत जो विधेयक था
वो पारित हो गए। अब राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी क्या होगा, साधारण प्रक्रिया से क्या होगा, वो पारित होगा इस प्रकार से, यानी दोनों सदनों से क्या होगा, वो पारित होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करें आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद जो 2 है, वह अनुच्छेद जो 3 है, जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो भी कार्य करेगी, संसद जो भी कार्य करेगी वो संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अर्थात आर्टिकल जो 368 है उसके तहत नहीं माना जाएगा। यानी आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि संसद जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो कार्य करेगी वो कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आता है कि आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इसके तहत संसद को जो अधिकार दिया गया और संसद जो भी कार्य करेगी वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि संसद क्या करेगी, राज्य का निर्माण करेगी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करेगी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करेगी, या किसी विदेशी क्षेत्र को क्या करेगी, भारत में उसका विलय करेगी, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा आर्टिकल 4 कहता है। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आता है। तो जो भाग नंबर 1 था उसमें 4 आर्टिकल थे और चारों आर्टिकल को हमने सही ढंग से समझा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो जो भाग नंबर 1 है वो समाप्त होता है और कल हम भाग नंबर 2 पर चर्चा करेंगे जो किससे संबंधित है। तो भाग नंबर जो 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।